बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक 2024 चैप्टर नंबर 25 क्वांटम फिज़िक्स। इसका पार्ट जो है वो हम 9 करने जा रहे हैं। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। थोड़ा लेट हो गया, सॉरी, बिज़ी था, क्योंकि पास पेपर्स जो हैं वो आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा था। पूरे 20 साल के पास पेपर्स जो हैं MD कैट के, वो मैं अपलोड कर रहा हूँ। मुझे पता है काफ़ी बच्चों के पास इनकी गाइड्स भी होंगी, पास पेपर्स भी होंगी, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे बच्चे अभी ऐसे होंगे जिनके पास जो है ये पास पेपर्स नहीं होंगे। तो आप देख रहे होंगे चैनल के ऊपर सुबह शाम में ये पास पेपर्स, और आगे मैं डेट साल लिख रहा हूँ कि भाई ये इस डॉ यूनिवर्सिटी का है, ये नम्स का है, ठीक है। बाकायदा हेडिंग दे दे के आपको बता रहा हूँ कि ये पेपर तब आया था, इस साल आया था MD कैट का। तो साथ साथ ताकि आपको जो है वो अलग अलग मिल सके। ये बहरहाल तो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का ये पहला टॉपिक जो है पिछली वीडियो में, हम पिछले पार्ट में हम कर चुके हैं। इसका क्विक रिव्यू भी करेंगे और उसके बाद आगे चलेंगे। लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि आपकी ज़िंदगी में जो एक बहुत बड़ा टॉपिक है ना, आपकी मेरी ज़िंदगी में, जिसको हम बिजली कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं ना, तो वो इलेक्ट्रिसिटी या बिजली जो है, इसके कॉन्सेप्ट को समझना बड़ा ज़रूरी है। आमतौर पर हम इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं। अगर आप इस फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट और उसके बाद ये जो हमारा अगला टॉपिक है जिसको हम करने जा रहे हैं PEE यानी कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट फिनोमेना, और इसी टॉपिक के अंदर हम जो है इस पूरे एक्सपेरिमेंट को भी डिस्कस करेंगे। और इसी के अंदर ये मैंने बनाया हुआ है, इसमें फ़ोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे, डिराइव करेंगे इस इक्वेशन को, डिराइव तो नहीं करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। नेगेटिव पोटेंशियल या ऑब्लिक लगाया हुआ है, रिटार्डिंग पोटेंशियल क्या होता है इसको भी डिस्कस करेंगे। कट ऑफ पोटेंशियल या ज़ीरो पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, एक ही चीज़ के 3 नाम हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे। थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, थ्रीशोल्ड वेवलेंथ क्या है, इसको भी डिस्कस करेंगे। देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, इनका समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। MD कैट हो या E कैट हो, ये जो टेस्ट जब आते हैं ना, तो वहाँ पर MCQs होते हैं, उनके अंदर यही चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। आपसे ये थोड़ी कोई कहा जाएगा कि 3 पेजेस की इक्वेशन आप डिराइव कर दीजिए, नहीं नहीं भाई, ना आपसे कोई 4 पेजेस की प्रॉब्लम सॉल्व करने का कहा जाएगा। यही पिन पॉइंट कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको हमें समझना होता है। बहरहाल तो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट PEE, इसको क्विक रिव्यू करेंगे और उसके बाद ये आज का हमारा टॉपिक है, फिनोमेना PEE, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट फिनोमेना, इसको। लेकिन अभी तो जो मेन चीज़ है, अगर आपको इसको समझना है, PEE फिनोमेना या ये जो एक्सपेरिमेंट है और ये ढेर सारी डेफिनेशंस हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको बिजली को समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, मैग्नेटिज्म क्या है और इलेक्ट्रिक करंट क्या है। आप फिज़िक्स में जब ये इलेक्ट्रिसिटी सुनते हैं, आप मैग्नेटिज्म सुनते हैं, और इन दोनों को मिला के आप एक लफ्ज़ सुनते हैं जिसको चार्ज कहते हैं, ये आपके सर पे से गुजर रहा होता है, जब समझ में नहीं आ रहा होता आपको, आप उसको फील नहीं कर सकते, उसको जो है विजुअलाइज नहीं कर सकते। आप बोलते हैं यार ये चार्ज क्या है, चार्ज ज़्यादा हो गया, चार्ज कम हो गया, चार्ज पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। ये सारे मसले मसाइल जो आपके साथ होते हैं, उसके पीछे बुनियादी वजह क्या है? उसके पीछे बुनियादी वजह है केमिस्ट्री। आपने केमिस्ट्री को सही तरह से समझा नहीं है। एक डेफिनेट मिनट के अंदर मैं आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझा सकता हूँ। सारी चीज़ें एटम से मिलके बनी हैं, आप भी, मैं भी, और ये मार्कर भी। एटम्स किससे मिलके बना है? फंडामेंटल पार्टिकल्स जो होते हैं हमारे पास 3 होते हैं, आपको पता है, बुनियादी। मतलब इनको फंडामेंटल क्यों कहा जाता है कि एटम के अंदर इनका होना तो शर्त है, इसके अलावा दूसरे हों ना हो, लेकिन ये तो होंगे, इसीलिए इनको फंडामेंटल पार्टिकल्स कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये बात आपको पता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? एटम के अंदर, न्यूक्लियस में, वहाँ पर। इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? बाहर मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस के बाहर। अब जब तक, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, ये बात आपको पता है। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। अब ज़रा ध्यान से मेरी बात समझिएगा। इलेक्ट्रिक करंट जो आपको फील होता है, जिसको आप महसूस करते हैं और आप बोलते हैं कि भाई ये करंट ज़्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, ये सारी के सारे मामलात, इनका ताल्लुक़ किससे है? भाई इनका ताल्लुक़ इन्हीं चार्ज पार्टिकल से है जिनको हम इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं। इलेक्ट्रॉन भी चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर होता है, और प्रोटॉन भी चार्ज पार्टिकल है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इन्हीं का सारा गेम होता है। लेकिन कब होता है ये? अगर तो ये चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, एटम के अंदर मौजूद हैं, अपने घर में मौजूद हैं,
तब तो कोई परेशानी की बात ही नहीं है। एटम के अंदर, जैसे इस मार्कर के अंदर जितने एटम्स हैं, इस मार्कर के अंदर जितने एटम्स हैं, उनके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन हैं, प्रोटॉन हैं, सब अपनी ठीक ठीक जगह पर, ओरिजिनल जगह पर मौजूद हैं। कैसे कि प्रोटॉन्स जो हैं वो तो न्यूक्लियस में मौजूद हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं न्यूक्लियस के बाहर मौजूद हैं। तब तो इलेक्ट्रिक करंट को भूल जाइए, आप बिजली को भी भूल जाइए। और अगर इलेक्ट्रॉन इस एटम की हद से निकल जाता है, प्रोटॉन इस एटम की हद से निकल जाता है और आज़ाद होके यही इलेक्ट्रॉन एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। अब मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा, प्रोटॉन की बात नहीं करूंगा। तो यही इलेक्ट्रॉन अगर मैं इसमें से निकाल के, इस मार्कर में से निकाल के, इसके एटम्स में से निकाल के एक जगह पर इकट्ठा कर दूं इन इलेक्ट्रॉन्स को, या दूसरा केस क्या है, इन इलेक्ट्रॉन्स को इन एटम्स में से निकाल के फ्लो करवाना शुरू कर दूं कि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाना शुरू हो जाएं, मुस्तकिल हरकत में रहेंगे इलेक्ट्रॉन। इन दोनों केसेस में क्या कहा मैंने, ध्यान से सुनिए। या तो इस मार्कर के अंदर मौजूद एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको एक जगह पर इकट्ठा कर दूं उनके एटम्स में से निकाल के, या फिर इन इलेक्ट्रॉन्स को मैं हरकत देना शुरू कर दूं निकाल के, इस मार्कर के एटम्स में से इलेक्ट्रॉन को निकाल के उनको हरकत देना शुरू कर दूं कि वो हरकत करना शुरू कर दें, एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू कर दें। इन दोनों केसेस में आप बिजली की दो किस्मों से आपका वास्ता पड़ता है। जब आपने इस सारे एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के एक जगह इकट्ठा कर दिया, ये आपकी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। जब चार्जेस को आपने एक जगह इकट्ठा कर दिया, मैं इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं कहूँगा, मैं चार्जेस कहूँगा, चार्जेस को एक जगह इकट्ठा कर दिया, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। और अगर इन्हीं चार्जेस को, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के आप हरकत देने पर मजबूर कर दें, ध्यान से सुनिएगा ये बात, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। तो अगर इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के आप हरकत देना शुरू कर दें कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हरकत में आ जाएं, ये फ़्लो में आ जाएं, ये इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह आना जाना शुरू कर दें, तो ये आने जाने से इलेक्ट्रॉन्स के हरकत करने से, इलेक्ट्रॉन्स के उड़ने से, ये क्या है, ये कौन सी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, ये हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉन्स की हरकत के नतीजे में जो बिजली आपको मिलती है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। और इलेक्ट्रॉन्स के एक जगह इकट्ठे होने पर जो बिजली आपको मिलती है उसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब यहाँ मैं प्रोटॉन्स की बात नहीं कर रहा, प्रोटॉन्स के साथ भी एग्जैक्टली सेम सिस्टम होता है, क्योंकि वो भी चार्ज पार्टिकल है ना। बिजली आप प्रोटॉन से भी बना सकते हैं, सेम फिनोमेना है, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आसानी के साथ हमें मिल जाते हैं इसलिए हम इलेक्ट्रॉन्स से ही बिजली बनाते हैं, स्टैटिक भी और करंट भी। समझ में आ गई बात। अब जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखते हैं, आपको याद है पिछली वीडियो में मैंने बताया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट PE, इसमें क्या हो रहा है, ये एक मेटल का पीस है, इसके ऊपर लाइट पड़ रही है, लाइट पड़ने के बाद इसमें से क्या हो रहा है, इस मेटल के पीस में से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं, निकल रहे हैं। हाँ, कुछ याद है क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं, निकल रहे हैं। तो अभी तो मैंने आपको बताया है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स एक जगह आपने इकट्ठे कर दिए, कौन सी बिजली की किस्म बन गई, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और अगर यही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के हरकत करना शुरू कर दें तो इलेक्ट्रॉन्स के इसी हरकत करने से, घूमने फिरने से कौन सी बिजली बनेगी, करंट इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। तो भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यही तो हो रहा है। जब सनलाइट या कोई सी भी लाइट इस मेटल के ऊपर पड़ रही है तो क्या हो रहा है, इस मेटल से क्या निकल रहे हैं, क्या इजेक्ट हो रहे हैं, क्या निकल के बाहर भाग रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर भाग रहे हैं, इजेक्ट हो रहे हैं। तो आपने क्या किया है, आपने बिजली बनाई है, आपने इलेक्ट्रिसिटी बनाई है। कौन सी इलेक्ट्रिसिटी बनाई है आपने, करंट इलेक्ट्रिसिटी बनाई है। लेकिन किसकी मदद से बनाई है, लाइट की मदद से। कुछ याद आ रहा है, आपकी घरों की छतों पे भाई सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, उनसे बिजली बन रही है। समझ में तो आती है ना, ये तो पता है, वापडा चल रहा है आजकल, हमारा लोड शेडिंग इतनी है, घरों के ऊपर छतों पे सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। जब तक सूरज चल रहा है, जब तक सूरज मौजूद है, जब तक सूरज की रोशनी सोलर पैनल्स पे पड़ रही है, तो क्या हो रहा है, सोलर पैनल्स में से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। बस यही कॉन्सेप्ट। अब हमारा काम क्या है, वो जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनको हमें काबू करना है,
बस उनको हमें काबू करना है। तो ये काम कैसे होगा अब, ये काम कैसे होगा अब कि जब लाइट पड़ेगी मेटल के ऊपर और इसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हमें हासिल करना। याद रहे इलेक्ट्रॉन्स का निकलना, देखें बार बार मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर हरकत में आ जाए, किसी भी किस्म की हरकत हो, उसके पीछे कोई भी वजह हो, अगर तो वो हरकत कर रहे हैं तो समझ जाइए बिजली बना दिया आपने, बिजली बना दी। इलेक्ट्रोलाइसिस का कॉन्सेप्ट आपने देखा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, उसके अंदर भी चार्जेस जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं, तो वो क्या है, बिजली है भाई, इलेक्ट्रिसिटी है। चार्जेस का हरकत में आ जाना, इसका दूसरा मतलब आपने बिजली बना दी। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ये जो हमारा पीई, अभी मैंने बता दिया आपको, क्विक रिव्यू करा दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि ये क्या है, ये वो प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। किससे निकल रहे हैं, किसी मेटल की सरफेस से निकल रहे हैं। कब निकल रहे हैं, जब उस मेटल की सरफेस के ऊपर लाइट पड़ रही है। तो ये हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना, ये जो हमारा आज का टॉपिक है, इसमें बाकायदा एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाया जाएगा कि भाई ये देखें ये हो रहा है, इस तरह से लाइट पड़ रही है और ये रहा ये सारा सेटअप, और इसी के दौरान ये सब चीज़ें आपके सामने आएंगी, जिसमें से एक चीज़ तो अभी मैंने आपको सिखा भी दी है, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट। जी, आप समझ में आया। तो आप जो है सिर्फ इसी वजह से, अब यहाँ पर इन्वॉल्व कौन है, आप मेन चीज़ क्या है याद है ना, इलेक्ट्रॉन्स को हरकत देना। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो इस मेटल की सरफेस से इजेक्ट हो रहे हैं, निकल रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स की हरकत है ना। इसके पीछे कौन इन्वॉल्व है, लाइट। लाइट को फोटो कहा जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक। फोटो की मदद से, लाइट की मदद से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, जिसके नतीजे में करंट डेवलप हो रहा है। इसी करंट को क्या कहेंगे हम, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ गई बात। अब क्या ये वैसा ही करंट है जो कि हमारी बिजली की तारों में होता है ना भाई, बिजली की तार आपने पकड़ ली, इलेक्ट्रिकल वायर आपने टच की है, तो क्या हुआ, करंट लगा आपको। तो क्या यहाँ पर भी ऐसा होगा, बिल्कुल भाई ऐसा होगा। आपको बिजली की तार पकड़ कर करंट क्यों लग रहा है, क्यों, क्योंकि उस बिजली की तार में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। लेकिन वो जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं बिजली की तार में, ये जो करंट है बिजली की तार में, ये करंट तो कहलाएगा, ये इलेक्ट्रिक करंट तो कहलाएगा, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं कहलाएगा। क्यों, क्योंकि आपके घरों में जो बिजली मौजूद है और घरों में जो वायर्स हैं मौजूद हैं, उन वायर्स में जो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। आपके घर से बाहर जो खंभों के दरमियान बड़े बड़े तार बिछे हुए हैं, इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। अगर आप और जाएं, अपने घर से बाहर निकलें, इन्हीं खंभों को, इन्हीं पोल्स को, इलेक्ट्रिक पोल्स को फॉलो करते हुए जाएं, तो आप पहुंच जाएंगे ग्रिड स्टेशन तक। ग्रिड स्टेशन से आगे जाएं तो आप पहुंच जाएंगे पावर हाउस तक। पावर हाउस पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर ये बिजली बना कौन रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करवा कौन रहा है, ये चार्जेस का फ्लो करवा कौन रहा है। क्या सनलाइट, नहीं, वहाँ पर मौजूद है जनरेटर। आपके पावर हाउसेस में जनरेटर लगे हुए होते हैं, जनरेटर लगे होते हैं, और जनरेटर के अंदर क्या लगा हुआ होता है, मैग्नेट लगा हुआ होता है भाई, पूरा सिस्टम होता है। ये बात हमने इलेक्ट्रॉनिक्स वाले टॉपिक में भी डिस्कस की थी कि वो जनरेटर जो है उसके अंदर बाकायदा मैग्नेट लगा हुआ होता है, और मैग्नेट के इर्द गिर्द वायर्स होती हैं। या तो वायर्स को हरकत दी जाती है मैग्नेट के इर्द गिर्द, या मैग्नेट को हरकत दी जाती है वायर्स के इर्द गिर्द। तो इससे नतीजा क्या निकलता है, उस जनरेटर के अंदर वो जो वायर्स हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका फ्लो शुरू हो जाता है, मतलब बिजली बनना शुरू हो जाती है। तो आपके घरों में जो करंट आ रहा है वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, ठीक है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट, उसके पीछे मैग्नेट इन्वॉल्व। बहरहाल इसकी डिटेल तो हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। तो ये हमारा आज का जो है वो टॉपिक है। पिछला पार्ट अगर आपने नहीं देखा, फिर मैं बच्चों को बताता हूँ, नए आने वालों को, कि भाई ऊपर देखें, आपको ऊपर लिंक शो हो चुका होगा अभी पिछले पार्ट का, और अगला पार्ट देखना है इसी स्क्रीन के नीचे। आपको अगला पार्ट जो है वो इसी स्क्रीन पर, इसी वीडियो के एंड में आपको अगला पार्ट मिल जाएगा। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि प्ले लिस्ट में चले जाइए, प्ले लिस्ट में चले जाइए, प्ले लिस्ट में चले जाइए, जब तक आपके मसले हल नहीं होंगे।
बच्चों को नहीं पता होता यार प्लेलिस्ट में जाना कैसा है, तो ये देखिए इसी स्क्रीन के नीचे आपको लोगो नज़र आ रहा है, रटना नहीं समझना, उस पर क्लिक करें, पेज खुल जाएगा। वहाँ पर देखें आप प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, प्लेलिस्ट पे क्लिक करें। प्लेलिस्ट सारी आपके सामने आ जाएंगी, कोई 15-18 प्लेलिस्ट हैं, उन्हीं के अंदर आपको 12 फिज़िक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें चले जाइए, पिछली सारी वीडियोस वहाँ मौजूद हैं, चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और ये 25 चैप्टर क्वांटम फिज़िक्स तक वहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है भाई। इसके अलावा एक और प्लेलिस्ट आपको मिलेगी 12 केमिस्ट्री की। 12 केमिस्ट्री कंप्लीट बुक, पूरे के पूरे 13 चैप्टर्स में बना के ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। 12 केमिस्ट्री में चले जाइए। 11th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट आपको नज़र आएगी। 11th केमिस्ट्री कंप्लीट बुक पूरे के पूरे 12 चैप्टर्स में बना के ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। MD कैट ई कैट की भी प्लेलिस्ट वहाँ पर मौजूद है। इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से 2 प्लेलिस्ट मौजूद हैं। बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स के हवाले से प्लेलिस्ट मौजूद है। बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के हवाले से प्लेलिस्ट मौजूद है। आपके सारे मसले के भाई एंट्री टेस्ट कैसे अटैम्प्ट करना है और उसके बाद क्या करना है, या फिर आपके दूसरे मसले के मैट्रिक कर लिया है सर, अब कौन सी फील्ड चूज़ करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब की गाइडलाइंस के हवाले से मोटिवेशन के नाम से प्लेलिस्ट मौजूद है, वो देख लीजिए। अगर आप जो है वो केमिस्ट्री के इंटरव्यू में अपीयर होना चाहते हैं SS सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के, और यहाँ पर एक शॉर्ट्स, केमिस्ट्री शॉर्ट्स के नाम से प्लेलिस्ट मौजूद है, जिसके अंदर सारे केमिस्ट्री के 1-1 मिनट के अंदर पिन पॉइंट केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स जो हैं समझाए गए हैं 1-1 मिनट के अंदर। तो केमिस्ट्री शॉर्ट्स के नाम से प्लेलिस्ट मौजूद है, वो देखिए। 300-400 ये शॉर्ट्स हैं, आप देखें, इंशाल्लाह आपका सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट केमिस्ट्री का जो है वो बड़ा अच्छा सा आपके इंटरव्यू की तैयारी हो जाएगी, आपके वाइवा की तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा और भी प्लेलिस्ट हैं, ठीक है, वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। 9th इस्लामियात, मैट्रिक केमिस्ट्री, मैट्रिक बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, सब कुछ मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है भाई। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट फिनोमेना। ये फिनोमेना वर्ड भी आप बहुत सुनते होंगे, इसके बारे में भी सुन लीजिए। फिनोमेना वर्ड, इसको खालिस उर्दू में कहा जाता है मज़हर। मज़हर वर्ड जो है वो किससे निकला है? इजहार से। इजहार वर्ड किससे निकला है? ये निकला है ज़ाहिर से, मतलब कोई चीज़, किसी चीज़ का। और ये ज़ाहिर वर्ड किससे निकला है? ज़हूर से। ज़हूर मतलब किसी चीज़ का ज़हूर होना, किसी चीज़ का ज़ाहिर होना, किसी चीज़ का इजहार होना, उसको मज़हर कहते हैं। फिनोमिनन मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट आपको ज़ाहिर करके दिखाया जा रहा है, आपको प्रैक्टिकली दिखाया जा रहा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का इजहार हो रहा है, एक्सप्रेशन हो रही है, प्रैक्टिकली आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है भाई। अब यहाँ पर आ जाइए, अब इस कॉन्सेप्ट को लेते हैं। पहले कॉन्सेप्ट लेंगे, हमेशा की तरह आपको पता है हम जो है पहले कॉन्सेप्ट लेते हैं इन सारी चीज़ों का, और उसके बाद फिर इसके नोट्स की तरफ चलेंगे। पिन पॉइंट में आपको नोट्स भी इसके लिखवा दूँगा। अब ये जो सेटअप बनाया गया है, इसके अंदर क्या है? यहाँ पर ये आपको अजीब सा लग रहा होगा, कोई डब्बा है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। आपने क्या किया है, आपने एक बैटरी ली है, ठीक है। बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है। वायर लीजिए, ठीक है, वायर लेके वायर को इससे कनेक्ट करें, पॉजिटिव टर्मिनल से वायर को बांध दें ऐसे, और इस वायर के साथ आगे जो है ये आप एमीटर लगा दें। एमीटर क्या है? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने वाली डिवाइस है। इसकी मदद से आपको इलेक्ट्रिक करंट का पता लगेगा, ठीक है, जो ये यहाँ मैंने बनाई हुई है। ठीक है, यही दूसरी वायर जो है ऊपर जाके फिर, और यहाँ से एक और वायर लें जो आप इससे कनेक्ट करेंगे नेगेटिव टर्मिनल से, इस वायर को यहाँ लें। अब इन 2 वायर्स के दरमियान सारा का सारा गेम है। ये तो आपकी वो हो गई ना, ये रफ में पिक्चर बना रहा हूँ मैं अभी, ऊपर वाली इसी तरह बनी रहेगी। अब इन 2 वायर्स के दरमियान हमें क्या करना है? 2 चीज़ों को कनेक्ट करना है। ये इलेक्ट्रोड्स कहलाते हैं। एक इलेक्ट्रोड जो है वो कैथोड कहलाता है, दूसरा एनोड कहलाता है। ये आपकी मर्ज़ी है, आप किसी को भी एनोड बना लें, किसी को भी कैथोड बना लें, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। किसी को अगर आपने एनोड बनाना है तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ उसको मेटल को कनेक्ट कर दें, जैसे कि यहाँ पर ये मैं इसको ये कनेक्ट कर रहा हूँ। तो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो कनेक्ट हो गया है ये क्या कहलाएगा? ये एनोड कहलाएगा, ये एनोड कहलाएगा, एनोड पॉजिटिव। बस ये इसलिए एनोड है क्योंकि ये इलेक्ट्रोड, ये मेटल का पीस, ये किससे कनेक्ट है? ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है बैटरी के।
और नेगेटिव टर्मिनल से क्या कनेक्ट है, ये इस तरह का थोड़ा सा बड़ा मेटल होगा। जो मेटल, जो इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा, ये क्या कहलाएगा, ये कैथोड कहलाएगा। कैथोड को इस तरह का बनाने की क्यों ज़रूरत पेश आई, क्योंकि इसी कैथोड में से हमें इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है। कब, जब हम इसके ऊपर लाइट मारेंगे। अब ये लाइट जब हम मार रहे हैं इस तरह से, ये दिखाया गया है, ये लाइट जब इसके ऊपर पड़ेगी, इसी कैथोड के ऊपर, तो हम ये चाहते हैं कि यार ये पहले इसको महफूज कर दिया जाए, हमारे इस एक्सपेरिमेंट को महफूज कर दिया जाए। आपको पता है हमारे एनवायरनमेंट में गर्मी सर्दी भी मौजूद होती है, एयर भी मौजूद होती है, डस्ट भी मौजूद होती है, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, हवा में नमी भी मौजूद होती है। ये सारी की सारी चीज़ें आपके सेटअप को डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो फिर इसके लिए एक शीशे के गिलास में इसको बंद कर दिया जाएगा। बॉल की तरह का शीशे की बॉल होगी, एक गिलास की बॉल होगी, शीशे की बॉल। और ये मैं इसको देखें बंद कर रहा हूँ यहाँ से, ये मैंने एक शीशे की बॉल में इसको बंद कर दिया, ट्रांसपेरेंट शीशे में इसको मैंने बंद कर दिया, दोनों को, इस एनोड को भी, इस कैथोड को भी, सारे सेटअप को, ताकि एक्सटर्नल चीज़ें इसको डिस्टर्ब ना करें। क्योंकि शीशे का बना हुआ ये बॉल है जिसके अंदर ये कैथोड और एनोड है, तो लाइट आसानी से इसमें चली जाएगी, लेकिन एयर नहीं जाएगी, दूसरी चीज़ें नहीं जाएंगी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, सिर्फ लाइट जाएगी। तो लाइट जो है वो आसानी से अब इस शीशे की बॉल के अंदर जा सकती है, इस कैथोड पे जा सकती है। जब लाइट इस कैथोड पे पड़ेगी तो यहाँ से क्या होगा, इजेक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या हो गया, ये इलेक्ट्रिक करंट। मुबारक हो, आपने बिजली बना ली। इस कैथोड के अंदर, क्या ये कैथोड एटम से मिलकर नहीं बना है, तो इस कैथोड के अंदर क्या इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। लाइट ने इस कैथोड के अंदर मौजूद एटम्स को मजबूर कर दिया कि वो यहाँ से निकलें। अब ये निकल के जाएंगे कहाँ पर, अब यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो निकलेंगे, हमें इनको हासिल करना है, किस जगह पर, ये कहाँ जाएगा, ये एनोड की तरफ जाएगा। ये देखें, एनोड की तरफ क्यों जाएगा, क्योंकि एनोड भाई पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिव चार्ज रखते हैं, ये एनोड आपका पॉजिटिव है। यहाँ से आने के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स इस एनोड में इन होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो शुरू हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इस वायर में जाएंगे, यहाँ से फिर इस वायर से यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, और जैसे ही इसमें से गुजरेंगे, ये क्या है आपकी, ये एमीटर है, ये एमीटर है, ये आपको इलेक्ट्रिक करंट की मौजूदा पोजीशन बता रहा है। अब यहाँ पर आपने जहन में रखना है कि इलेक्ट्रिक करंट की मौजूदा पोजीशनें दो हो गई हैं। हाँ, क्योंकि आपने ये एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले अभी आपने लाइट नहीं मारी, आपने लाइट इसके ऊपर नहीं मारी, आपने ये एक्सपेरिमेंट शुरू नहीं किया, तो ये जो एमीटर है अभी आपने बिजली के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो ये अभी भी तो कोई रीडिंग दे रहा होगा ना, समझ आ रही है बात। अभी भी तो कोई इसका डायल बता रहा होगा कि भाई इतना वोल्टेज करंट है। क्यों, क्योंकि आपने बैटरी के साथ कनेक्ट किया होगा। अब जब आप ये एक्सपेरिमेंट शुरू करेंगे, लाइट इसके ऊपर पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकल के यहाँ पर आएंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा कि अगर, ध्यान से, ये बैटरी क्या कर रही है, बिजली प्रोवाइड कर रही है, ऐसी बात है। तो ये बिजली प्रोवाइड जो कर रही है, तो क्या दे रही है भाई, इलेक्ट्रॉन्स दे रही है भाई, इलेक्ट्रॉन्स का ही फ्लो हो रहा है जी। ये देखें, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं यहाँ से, ये पहले भी जा रहे थे जी, पहले भी जा रहे थे, यहाँ से बस यहीं तक आ रहे थे, इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आना होता है। बेसिकली बैटरी में सर्किट में, अच्छा चले मैं आपको ज़रा खुल के बात बता देता हूँ, क्योंकि बच्चे कुछ यहाँ पर परेशान हो जाएंगे, ठीक है। कुछ ऑब्जेक्शन भी हो सकता है, कमेंट में कर देंगे सर ये क्या बता रहे हैं आप। अभी सपोज़ करते हैं आसान सा, इस सेटअप को ख़त्म करते हैं, ये इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये बैटरी, आसान सी बात, ये बैटरी और ये नेगेटिव टर्मिनल इसका और ये पॉजिटिव टर्मिनल। आपने यहाँ से वायर निकाली, यहाँ से भी आपने वायर निकाली, ये एमीटर आपने लगा दिया, ठीक है, ये एमीटर आपने
लगा दिया तो क्या होगा, यहाँ से सर्किट मुकम्मल हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे नेगेटिव टर्मिनल में से और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से होते हुए यहाँ आएंगे, एमीटर में से गुजरते हुए यहाँ आएंगे और दोबारा कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। तो सोर्स जो है इन इलेक्ट्रॉन्स के निकलने की वो क्या है, ये बैटरी है। इसी बैटरी में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और यूँ घूम के दोबारा इलेक्ट्रॉन वापस आ रहे हैं। बीच में एमीटर से जब ये इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स का गुजरना, इलेक्ट्रॉन्स का हरकत करना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको बिजली कहते हैं, इसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। समझ में आ रही है बात आपको। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है, ये जो एमीटर है ये रीडिंग देगा अभी मौजूदा की, कि भाई अभी इस वक्त वोल्टेज क्या है, इस वक्त वोल्टेज क्या है, इस वक्त कितना बिजली का बहाव हो रहा है, इस वक्त इलेक्ट्रिक करंट कितना है, ये एमीटर आपको बता देगा। मिसाल के तौर पर आर्बिट्रेरी वैल्यूज ले लेते हैं 2, ठीक है। अब यहाँ पर इसको यहाँ पर मैं लेके आ रहा हूँ। अब ये अलग से बताने का मकसद आखिर क्यों हुआ, मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि सर्किट मुकम्मल होना ज़रूरी होता है। इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं ना, अपना सर्किट मुकम्मल करते हैं, तो सर्किट जब मुकम्मल करेंगे, जब रास्ता पूरा होगा, बीच में से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ऐसी बात है ना। अब इस एक्सपेरिमेंट को देखेंगे ना यहाँ पर हम, तो यहाँ पर इसमें देखें, यहाँ पर और इसके बीच में गैप है, ये आपका कैथोड और ये आपका एनोड, इसके बीच में गैप है, कुछ भी नहीं है, खाली मामला है। तो अगर मैं ये बात करता हूँ कि यार यहाँ से इस बैटरी से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स निकल के यहाँ आ रहे हैं, तो यहीं तक आएंगे ना, कैथोड तक रुक जाएंगे, इससे आगे तो जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने तो सिर्फ यहाँ तक सेटअप कर रखा है, ये बीच वाली जगह तो खाली है, ये बीच वाली जगह खाली है, इससे आगे मामला ही नहीं होगा। तो ये इस वजह से मैंने इसको अलग से बनाया है, ताकि इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लें। तो ये बैटरी जो है वो 2 की वैल्यू दे रही है, बड़ी आसान आसान मीठी मीठी बातें बता रहा हूँ। तो ये बैटरी जो है 2 की वैल्यू, इस वक्त करंट इसकी पोजीशन ये है। अब जब हम ये सेटअप करते हैं इसी बैटरी के साथ, यहाँ पर हमें पता है कि ये बैटरी की मौजूदा वैल्यू जो है वो 2 है, और जब हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये शीशे की बॉल में सब कुछ रखते हैं, ये लाइट हम यहाँ मारते हैं, ठीक है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इजेक्ट होते हैं और ये पॉजिटिव एनोड की तरफ आते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फिर यहाँ आ रहे हैं। आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होगा, इसका वाला भी वो भी कंटिन्यू हो जाएगा जी, वो भी कंटिन्यू हो जाएगा। ये लाइट करवाएगी ये काम, ये लाइट करवाएगी कि यहाँ इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी निकल निकल के आना शुरू हो जाएंगे। तो पहले कौन सी वैल्यू दे रहा था ये एमीटर, 2 दे रहा था। अब जब ये आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना शुरू होगा, ये लाइट पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो के यहाँ पर आएंगे, सर्किट मुकम्मल हो जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, यहाँ पर आएंगे, यहाँ से आगे जाएंगे, प्लस क्या कहा मैंने, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ से आगे जाएंगे। इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ यहाँ से भी तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इस कैथोड में से भी तो इलेक्ट्रॉन्स निकल के यहाँ पर आएंगे, होगा ना ऐसा, बिल्कुल होगा। तो अब इलेक्ट्रॉन्स की मिकदार बढ़ गई, अब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए। अब क्या एमीटर आपको बताएगा, अब एमीटर आपको वैल्यू बता रहा है 4। अब एमीटर आपको वैल्यू बता रहा है 4। समझ में आ गई बात। ये पिक्चर मैंने इसीलिए यहाँ पर खूबसूरत सी बनाई थी। अब देखें यहाँ मैंने सूरज बना दिया, ये बेसिकली लाइट है, मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक मतलब एक रंग वाली लाइट, एक कलर वाली लाइट। मोनो का मतलब सिंगल, क्रोम का मतलब लाइट होता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए। मैंने सूरज बनाया वैसे ही, तो ये लाइट यहाँ पर आ रही है, ये बॉल है पूरी की पूरी शीशे की, ये कैथोड है, ये एनोड है। जैसी लाइट पड़ रही है, इस कैथोड में से इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होकर कहाँ आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स फिर यहाँ पर आ रहे हैं, और इस बैटरी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी अपनी हरकत शुरू कर रहे हैं। ठीक है, दोनों केसेस हो गए यहाँ। अब यहाँ पर आपको इस बात को समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये जो करंट फ्लो हो रहा है, इस करंट को हम क्या नाम दे रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या नाम दे रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि इसके पीछे वजह क्या है,
इस करंट के पीछे, इसके पीछे वजह फोटो है, लाइट है। समझ में आ रही है बात आपको? तो यहाँ से ये सारा प्रोसेस शुरू हो गया। अब यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती। अब जो बात बताने जा रहा हूँ वो थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन आपने अगर अभी तक यहाँ तक मेरी बातें समझी हैं तब तो प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरी बात आगे वाली भी आपको समझ में आ जाएगी। अब हम यहाँ पर दो केसेस करेंगे। आप मुझे बताइए, पहला केस जो है जिसमें हम ये कहते हैं, हम अब ये नीचे वाला मैं मिटा देता हूँ ताकि जगह थोड़ी सी बने। अब जो बात बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुननी, ध्यान से तो खैर सुन ही रहे हैं, ठीक है। तो बहरहाल अब यहाँ पर हमारे पास जो है ये दो मामला। बैटरी का वोल्टेज अगर आप बढ़ा दें, भाई बैटरी आपके पास पता है ना, घरों में पता है आपको, ये 12 वोल्ट की बैटरी है, ये बैटरी जो है ये 50 वोल्ट की बैटरी है, ये 100 एम्पेयर की बैटरी है, बला बला, आपको पता होगा बैटरियों की रेंज होती है, ये बड़े अच्छे से वाकिफ़ हैं आप। तो अगर यहाँ ये बैटरी हटा के मैं बैटरी को बड़ी सी लगा देता हूँ, बड़ी सी लगा देता हूँ, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका? अब देखें चेंज आप किस में लेके आए, एक है कांस्टेंट कांस्टेंट, दूसरा है चेंज। आप बैटरी के वोल्टेज में चेंज लेके आए, बैटरी के वोल्टेज में चेंज लेके आए। अच्छा, एक तो ये हो गया, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? ऑब्वियस ही बात है, आपने हैवी बैटरी लगा दी है, ज़्यादा वोल्टेज मिलेंगे। तो अब जो हमारे पास ये एमीटर बता रहा था कि पहले शुरू में तो इसकी 2 की वैल्यू थी ना, फिर जब हमने ये सेटअप किया तो फिर उसके बाद हमने देखा कि इसकी वैल्यू बढ़ गई है, 4 की वैल्यू आ गई है, क्योंकि सनलाइट की मदद से इलेक्ट्रॉन्स अब 2 के बजाय 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो करना शुरू हो गए हैं, तो ये वैल्यू 2 से 4 हो गई है। अब जब आप बैटरी को चेंज कर देंगे, बड़ी बैटरी लगा देंगे, तो क्या होगा? कॉमन सेंस की बात है कि अब हमारे पास ये जो एमीटर है ये 6 की वैल्यू देगा। मिसाल के तौर पर समझाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए आसान आसान सी वैल्यूज़ ले रहा हूँ। अब कौन सी वैल्यू ले रहा है, कौन सी दे रहा है? 6 की वैल्यू दे रहा है, 6 की वैल्यू दे रहा है। अब आप चेंज कहाँ पर लेके आए? बैटरी में चेंज लेके आए ना। जब आप बैटरी में चेंज लेके आ रहे हैं तो कांस्टेंट आपने किसको रखा है? कांस्टेंट मतलब जिससे आपने कोई छेड़छाड़ नहीं की, वो ये लाइट है, ये रेडिएशन है, ठीक है। तो आपने क्या है हमारे पास? फ्रीक्वेंसी, इसको इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसको आपने कांस्टेंट रखा हो। ये बात तरीके से ज़रा समझनी है। आपने इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कांस्टेंट रखा हुआ है। आप लाइट की इंटेंसिटी को, लाइट की शिद्दत को, इंटेंसिटी का मतलब होता है शिद्दत, लाइट जो है वो जितनी ज़्यादा इंटेंस होगी, जितनी ज़्यादा शदीद होगी। सुबह की लाइट देखें आप, सुबह सुबह सो के उठते हैं, बाहर जाते हैं ना, सनलाइट कैसी होती है, और 10 बजे के टाइम सनलाइट कैसी होती है, 12 बजे के टाइम सनलाइट कैसी होती है, चेंज होती है ना, इंटेंसिटी, उसकी शिद्दत में चेंज आता है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर ये जो लाइट है मोनोक्रोमेटिक लाइट, तो क्या इसकी इंटेंसिटी चेंज नहीं कर सकते? क्या आप इसको ज़्यादा इंटेंस नहीं कर सकते? सोचने की बात है ना। लेकिन आप इसकी इंटेंसिटी को नहीं छेड़ रहे लाइट की, आपने इसकी इंटेंसिटी को क्या रखा हुआ है? कांस्टेंट। चेंज कहाँ पर लेके आए हैं आप? बैटरी के ऊपर। बैटरी छोटी थी, बड़ी लगा दी, ठीक है भाई, बैटरी छोटी थी, बड़ी आपने बैटरी लगा दी, तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है बढ़ जाएगा, है ना। फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगा। अब 6 की वैल्यू पे आ गया। अब इसको रिवर्स करते हैं, अब दूसरा केस लेते हैं, इसको रिवर्स करते हैं। हम बैटरी बड़ी नहीं लगाते, बैटरी उतने ही रहने देते हैं। अब हम क्या करते हैं? अब हम चेंज कर देते हैं इंटेंसिटी को, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, बूस्ट करते हैं, लाइट को ज़्यादा शदीद करते हैं, लाइट को ज़्यादा एनर्जेटिक करते हैं, लाइट को ज़्यादा इंटेंसिफाई करते हैं, और बैटरी को इस टाइम कांस्टेंट रखेंगे। बैटरी में कोई तब्दीली नहीं आएगी। अब इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? दोबारा
फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है भाई। तो दोनों केसेस में आप ये देख रहे हैं क्या कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है। आप बैटरी को चेंज करते हैं और इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कांस्टेंट रखते हैं, इस सूरत में भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपका बढ़ रहा है। या फिर अगर आप जो है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को चेंज कर देते हैं और बैटरी को कांस्टेंट रखते हैं, इसके नतीजे में भी आपका क्या हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है भाई। लेकिन यहां पर अब एक ट्विस्ट आएगा इस केस के अंदर, ये जो हमारे पास बैटरी वाला केस है। आप बैटरी को अगर चेंज करते हैं, मतलब बैटरी के वोल्टेज अगर आप बढ़ा देते हैं, पहले वाले केस की बात कर रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा, पहले वाला केस, इसी से अब डेरिवेशन शुरू होगी इसकी, डिराइव काइनेटिक एनर्जी, ये अभी आएगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। तो अब आप क्या कर रहे हैं, आप जो है वो पहले वाले केस में आप क्या कर रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट की इंटेंसिटी को नहीं छेड़ रहे, बल्कि आप बैटरी को बढ़ा देते हैं, वोल्टेज बढ़ा देते हैं। तो क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता रहेगा। अगर बैटरी को आप और बड़ा कर दें तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट और बढ़ जाएगा, ऐसी बात है ना। और बैटरी को अगर आप और बड़ा कर दें, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, नहीं, अब नहीं बढ़ेगा। हाँ, यहाँ पर लिमिट है, यहाँ पर क्या है, लिमिट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट की लिमिट है। आप बैटरी के वोल्टेज को बढ़ाएंगे और इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कांस्टेंट रखेंगे, तो धीरे धीरे एक वक्त ऐसा आएगा कि आप कितना भी वोल्टेज बढ़ा दें, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है उसमें चेंज नहीं आएगा। समझ में आ गई बात। इस केस को अपने पास नोट कर लें, वैसे नोट करने की ज़रूरत नहीं, मैं तो खैर नोट्स अभी बनवाऊंगा, अभी टेंशन न लें। ठीक है भाई। अच्छा, अब यहीं पर हम दूसरा केस अगर देखते हैं, अब यहाँ पर एक और चीज़ को आपने समझना ज़रूरी है। ये जो हमारे पास एनोड है, याद है ना, ये एनोड है। अगर ये एनोड जो है, एनोड पॉजिटिव होता है, आपको पता है, ये मैं यहाँ बना रहा हूँ साइड में ताकि आपको इजी हो जाए। ये पॉजिटिव होता है एनोड, ये नेगेटिव है। इसके पॉजिटिव होने की वजह से ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ जाएंगे। अगर आप इस एनोड को, पॉजिटिव एनोड को, इसकी पॉजिटिविटी को कम करना शुरू कर दें, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इस एनोड की पॉजिटिविटी को कम करना शुरू करें, मतलब इसका दूसरा मतलब पता है क्या निकलेगा, इसकी नेगेटिविटी को बढ़ाएं। यार अब ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना समझाना, लेकिन आप ज़रा समझिए, पॉजिटिविटी के कम होने का दूसरा नाम नेगेटिविटी भी होता है भाई। क्या बोला मैंने, पॉजिटिविटी के कम होने का दूसरा नाम नेगेटिविटी भी होता है जी। तो आप इसकी पॉजिटिविटी को कम करेंगे, इसका मतलब आप इसकी नेगेटिविटी को बढ़ाएंगे, तो इसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, फोटो इलेक्ट्रॉन के ऊपर, क्योंकि नेगेटिविटी बढ़ रही है ना। अब नेगेटिविटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहे हैं उनके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। यहाँ पर क्या है, नेगेटिविटी अब बढ़ रही है पॉजिटिविटी कम करने की वजह से। तो क्या होगा, डेफिनेटली फोटो इलेक्ट्रिक करंट, या फिर ये इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से निकल के यहाँ पर आ रहे हैं, इनमें दो सिचुएशंस आपको नज़र आएंगी। कुछ इलेक्ट्रॉन्स हाईली एनर्जेटिक होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स बेचारे कम एनर्जेटिक होंगे। अब यहाँ मुकाबला होगा, जो ताकतवर इलेक्ट्रॉन होगा वो तो यहाँ तक पहुँच जाएगा, और जो वीक इलेक्ट्रॉन होगा वो बेचारा पहुँच ही नहीं पाएगा। ये वीक इलेक्ट्रॉन ये रहा, इसको छोटा करके बना देता हूँ, ये ताकतवर इलेक्ट्रॉन ये बड़ा सा बना दिया मैंने आपको, देखें, क्योंकि आपने नेगेटिविटी को बढ़ा दिया। इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिविटी आप बढ़ा रहे हैं पॉजिटिविटी कम करने की सूरत में। तो अब ये छोटा वाला इलेक्ट्रॉन जो इतना एनर्जेटिक नहीं है, ये नहीं पहुँच पाएगा। देखिए मैं अब आ रहा हूँ इसकी डेरिवेशन की तरफ, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, मैं इसको दूसरे लफ्ज़ों में कह सकता हूँ कि इसकी काइनेटिक एनर्जी बेचारे की, इस इलेक्ट्रॉन की, इतनी है ही नहीं। अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी होती तो ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ तक पहुँच जाता।
अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये हाईली एनर्जेटिक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बहुत अच्छी है, तो ये बोल रहा है मुझे कोई परवाह नहीं है भाई, आप भले इसकी पॉजिटिविटी कम करके इसकी नेगेटिविटी में इजाफा कर दें, तब भी मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। ठीक है, आप बोलते हैं अच्छा ठीक है, तो आप इसकी नेगेटिविटी में और इजाफा कर देते हैं। अब ये बोलता है कि यार, ये वाला इलेक्ट्रॉन बोलता है मैं अब नहीं पहुँच पाऊँगा, लेकिन एक तीसरा इलेक्ट्रॉन जो इससे बड़ा होता है, जो उससे ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, वो बोलता है चलो तुम नहीं पहुँच पाए, मैं तो पहुँच जाऊँगा। इसी तरह ये सिस्टम चलता रहेगा। जैसे जैसे आप इस एनोड की नेगेटिविटी को बढ़ाते रहेंगे, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बेचारे घटते रहेंगे, कम होते रहेंगे, कम होते रहेंगे। जो मैक्सिमम जिसके पास ठीक ठाक एनर्जी होगी, वही अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँच सकेंगे। तो फिर आप इसको बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, नेगेटिविटी बढ़ती रहेगी। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जो है, जो सबसे हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होगा, सिर्फ वही पहुँच पाएगा इस तक। नेगेटिविटी की एक स्पेसिफिक वैल्यू ऐसी आएगी जिस पर सिर्फ हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, सिर्फ वही यहाँ पर पहुँच पाएगा, बाकी कोई नहीं पहुँच पाएगा। ये आखिरी इलेक्ट्रॉन है जो मोस्ट एनर्जेटिक है। अब आप नेगेटिविटी की एक भी वैल्यू ऊपर करेंगे, ये बेचारा आखिरी इलेक्ट्रॉन जो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक है, जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, ये भी नहीं पहुँच पाएगा। तो अब आप इसकी मदद से किस चीज़ को मेजर कर सकते हैं? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है? ये आपको बता रहा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस सेटअप की मदद से, जब आप इसकी नेगेटिविटी में इजाफा कर रहे हैं, इसकी मदद से आप इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को मेजर कर सकते हैं। इसको अच्छे से समझ लीजिए, ये MCQs में सवालात आते हैं। ठीक है भाई, ये वाला केस भी आपने देख लिया। अब इसी से अगला टॉपिक निकलेगा, देखें इसी से निकलेगा। मैंने फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपको बता दिया, ये मैंने काइनेटिक एनर्जी का आपको फार्मूला भी बता दिया कि ये काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है, ये किसके लिए है, किस सिचुएशन में ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फार्मूला आ रहा है, और आपको ये क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। सारा सिनेरियो मैंने आपको समझा दिया। अब अगला जो हमारे पास इसके बाद टॉपिक है, वो नेगेटिव पोटेंशियल या रिटार्डिंग पोटेंशियल का है। ये अभी आप समझ चुके हैं, आप बोल रहे हैं सर समझ चुके हैं, नेगेटिव पोटेंशियल क्या होता है, ऑब्लिक लगाया हुआ मैंने, या रिटार्डिंग पोटेंशियल जो है वो क्या होता है? भाई यही होता है, ये जो आपने पॉजिटिव एनोड को नेगेटिव एनोड बनाया, उसके नतीजे में जो पोटेंशियल डेवलप हुआ, जिसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन्स बेचारे इसके पास अब कम पहुंच पा रहे हैं, तो यही नेगेटिविटी एनोड की, यही नेगेटिविटी क्या कहलाती है? नेगेटिव पोटेंशियल या रिटार्डिंग पोटेंशियल। ये भी मैं लिखवा भी दूंगा, लेकिन अब आप समझ लीजिए। अब कोई आपसे पूछता है भाई ये नेगेटिव पोटेंशियल या रिटार्डिंग पोटेंशियल क्या है, आप बताएं कि ये एनोड को जब हमने नेगेटिव बनाया, तो उसके नतीजे में जो पोटेंशियल डेवलप हुआ, जिसने उल्टा काम किया, इलेक्ट्रॉन्स को धकेलना शुरू किया, अपने पास से हटाना शुरू किया, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? नेगेटिव पोटेंशियल या रिटार्डिंग पोटेंशियल। ठीक है भाई, ये भी हो गया। उसके बाद ये हमारे पास कट ऑफ पोटेंशियल या ज़ीरो पोटेंशियल आ जाता है। तीन नाम है इसके, देखें, कट ऑफ पोटेंशियल, ज़ीरो पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तीन पोटेंशियल है। अब ये जो तीन पोटेंशियल है हमारे पास, ये आपको क्या बता रहे हैं? नाम से ही समझ लें भाई। आप इसकी नेगेटिविटी बढ़ा रहे थे, इस एनोड की नेगेटिविटी बढ़ा रहे थे। यहाँ एक जंग चल रही थी, जो बेचारे मैक्सिमम जो है वो ताकतवर, जो कम लेस एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन थे वो यहीं रुक रहे थे, और जो ताकतवर इलेक्ट्रॉन थे वो जा रहे थे। फिर आप क्या कर रहे थे? आप नेगेटिविटी और बढ़ा रहे थे, तो और ज़्यादा ताकतवर जो इलेक्ट्रॉन थे वो जा रहे थे। आखिर में आपने नेगेटिविटी इतनी बढ़ा दी कि वो आखिरी इलेक्ट्रॉन जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक था, वो भी बेचारा नहीं पहुंच पा रहा इसके पास। आपने इतनी इसकी नेगेटिविटी बढ़ा दी, आपने इसका नेगेटिव पोटेंशियल
बढ़ा दिया आपने, इतना इसका रिटार्डिंग पोटेंशियल बढ़ा दिया। अब जो है जिसके ऊपर ऐसे नेगेटिव पोटेंशियल या रिटार्डिंग पोटेंशियल के ऊपर जिस पर अब कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां तक ना आ सके, उसको हम कहते हैं कट ऑफ पोटेंशियल या ज़ीरो पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझ में आ गई बात? इसको हम क्या कहते हैं? कट ऑफ पोटेंशियल, ज़ीरो पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसके ऊपर जिसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन अब पहुंच ही ना पा रहा हो। ठीक है, तो ये भी हो गया। थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रीशोल्ड वेवलेंथ। अब ये थ्रीशोल्ड क्या है, इसको भी आप समझ लीजिए, ये भी इसी से कनेक्ट है। देखिए सारे टॉपिक एक दूसरे से कनेक्ट हैं। ये जो हमारे पास सनलाइट है, ये जो हमारे पास सनलाइट है या लाइट है, इसकी इंटेंसिटी अगर आप बढ़ाते हैं, याद है अभी मैंने इसकी इंटेंसिटी पे बात नहीं की, हमने दो केसेस लिए थे। हमने इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कांस्टेंट रखा था, बैटरी के वोल्टेज को चेंज कर रहे थे, बढ़ा रहे थे। ये दूसरा केस है जिसके अंदर अब हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं और बैटरी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे, बैटरी को कांस्टेंट रख रहे हैं। तो क्या होगा? डेफिनेटली फोटो इलेक्ट्रिक करंट में इजाफा होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट में इजाफा होगा। लेकिन हर फ्रीक्वेंसी पर, हर इंटेंसिटी पर, हर इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन्स की इजेक्शन शुरू हो जाए। जी, ऐसा नहीं होता। हाँ, आपको जिस तरह वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं ना, बैटरी के वोल्टेज को कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, बिल्कुल इसी तरह ये जो लाइट है इसकी इंटेंसिटी जो है वो भी कम या ज़्यादा होती है, कम या ज़्यादा होती है। तो स्टार्ट जब आपने लिया, स्टार्टिंग में जो लाइट ये थी, वो जो इंटेंसिटी थी उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन शुरू नहीं हुआ। अब यहाँ पर मैं इसकी भी वैल्यू ले लेता हूँ, आर्बिट्ररी वैल्यूज़ आपको समझाने के लिए। जो लाइट है इसकी इंटेंसिटी ये मिसाल के तौर पे शुरू में 2 थी। आपने देखा कि इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू हुआ, इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हुए? नहीं शुरू हुए भाई। आपने इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाया, आपने 3 कर दी, अब इंटेंसिटी 3 हो गई। अब भी जो है इस कैथोड में से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं हो रहे, निकल नहीं रहे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट नहीं हो रहा। अब फिर आपने इसकी इंटेंसिटी 4 कर दी। अब 4 इंटेंसिटी जो है इसके ऊपर जाके स्टार्ट हुआ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन का, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का स्टार्ट हुआ। इस कैथोड में से इलेक्ट्रॉन्स निकल के एनोड की तरफ जाना शुरू हो गए। तो ये जो वैल्यू थी इंटेंसिटी ऑफ लाइट की, इसको हम कहते हैं थ्रीशोल्ड। क्या कहते हैं? ये थ्रीशोल्ड का मतलब ही ये होता है। थ्रीशोल्ड का कहीं भी आ जाए ये थ्रीशोल्ड, इसका मतलब होता है कम से कम मिकदार किसी चीज़ को शुरू करने के लिए। जैसे आप कहीं जो है वो आजकल ट्रेडिंग वगैरह भी तो चल रही है ना, आपको ये अब मैं इस पर बोलूँगा कि यार ये ट्रेडिंग जो आप कर रहे हैं ये भी, खैर जाने दें, एक नया मसला ही निकल जाएगा। ये भी भाई एक जुए की किस्म है, ट्रेडिंग जो आजकल आप कर रहे हैं ना, लुड्डो शुड्डो और ये वो और बहुत सारी ट्रेडिंग। मैं MBA फाइनेंस हूँ यार, ये साइंस सब्जेक्ट्स तो मैं शौक़ से पढ़ाता हूँ। मैं MBA फाइनेंस हूँ बेसिकली, ठीक है। ये साइंस सब्जेक्ट्स तो मैं शौक़ से पढ़ाता हूँ, तो मुझे बड़े अच्छे से पता है ये ट्रेडिंग, ये फॉरेक्स और ये और वो बला बला सब कुछ जो है। तो बहरहाल, तो अब ट्रेडिंग से बात चल रही थी तो इस पर हम चलते हैं। तो ट्रेडिंग के अंदर वो एक मिनिमम अमाउंट जो है वो बोलते हैं भाई कम से कम इतना अमाउंट तो आपके पास होना चाहिए, तब आप इस काबिल होंगे कि ट्रेड कर सकें। वो मिनिमम अमाउंट थ्रीशोल्ड कहलाता है। समझ में आ गई बात? कम से कम इतना अमाउंट आपके पास होना चाहिए कि आप ट्रेडिंग कर सकें। वो कम से कम अमाउंट जो है वो थ्रीशोल्ड कहलाता है। थ्रीशोल्ड का मतलब ये होता है वो कम से कम मिकदार जिस पर कोई प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो ये क्या है हमारे पास? थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये जो लाइट है हमारी, इसकी फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, इसकी इंटेंसिटी की बात हो रही है। वैसे इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी जो है कम से कम वो फ्रीक्वेंसी, कम से कम फ्रीक्वेंसी की वो वैल्यू, कम से कम ये जो लाइट पड़ रही है
इसकी कम से कम वो फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर पीईई फोटो इलेक्ट्रिक करंट का प्रोसेस शुरू हो जाए, उसको हम कहते हैं थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हमारे पास थ्रीशोल्ड वेवलेंथ। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ के साथ एक बड़ा गहरा ताल्लुक होता है भाई, पहले भी समझाया था, ठीक है। जो ये इन्वर्स रिलेशनशिप होता है इस चीज़ का कि फ्रीक्वेंसी अगर किसी, क्योंकि लाइट बेसिकली देखें क्या है, वेव्स हैं ना। लाइट क्या है? वेव्स हैं। तो लाइट जो पड़ रही है वो वेव्स हैं। वेव्स हैं तो इनकी फ्रीक्वेंसी भी होगी, और वेव्स हैं तो इन वेव्स की वेव लेंथ भी होगी। तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे आप लाइट वेव्स की, तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर ये जो हमारे पास वेवलेंथ है वो कम हो जाएगी, और अगर आप वेवलेंथ को बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। इन्वर्स रिलेशनशिप है इसका। तो यहाँ पर भी ये थ्रीशोल्ड वेवलेंथ, अब हम वेवलेंथ की ज़बान में बात करें तो लाइट की वेव्स की वो कम से कम वेवलेंथ जिसके ऊपर आपका ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना या फोटो इलेक्ट्रिक करंट शुरू होता है, या इजेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू होता है, लाइट वेव्स की वो वेवलेंथ कम से कम, उसको हम कहते हैं थ्रीशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है भाई। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यार इसके मैंने लेक्चर तो आपको दे दिया है, लेकिन लेक्चर देने में ही मैं इतना थक गया हूँ, अभी मैं इसके नोट्स कैसे बनवाऊँ आपको। साउंड की वजह से मुझे फ़ैन भी ऑफ करना पड़ता है भाई, मेरे इतने रिसोर्सेज तो हैं नहीं मैं यहाँ एसी लगवा सकूँ, ठीक है। तो एसी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसलिए यहाँ पर ये फ़ैन ऑफ करके मुझे ये वीडियोस बनानी पड़ती। तो अब मैं ये देख रहा हूँ कि यार ये अगले पार्ट पे कर लें, है ना। ये सारा सेटअप और ये सारी चीज़ें की पॉइंट है इसके अंदर बड़े अहम हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में इसको अगली वीडियो में कर लेते हैं, आराम कर लें, ठीक है भाई। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।